नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे नए डीजीपी को कमान माफियाओं पर कितनी लगाम। और उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवालों के बीच राज्य के मौजूदा डीजीपी अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो गए। गुरुवार को डीजीपी अशोक कुमार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। पुलिस लाइन देहरादून में उनके लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। तो वहीं अशोक कुमार के बाद राज्य की कमान 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को सौंपी गई है। अभिनव कुमार को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। वहीं निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार ने जाते जाते अपने बयान से सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में माफियाओं का राज बढ़ गया है। उनका कहना है कि लैंड माफिया, नकल माफिया, रोजगार माफिया जैसे कई सफेदपोश अपराध राज्य में बढ़ गए हैं, जिससे पुलिस प्रशासन की चुनौती काफी ज्यादा हो गई है। वहीं जब राज्य के डीजीपी ही माफियाओं के हावी होने की बात कर रहे हैं तो फिर भला विपक्ष कैसे पीछे रहता। विपक्ष का कहना है कि निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार ने विपक्ष के आरोपों को सच साबित कर दिया है। राज्य में माफियाओं का राज है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और प्रदेश के डीजीपी खुद इसे स्वीकार रहे हैं, तो ऐसे में आशंका की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने राज्य में पूर्णकालिक डीजीपी न बनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिससे सरकार को मजबूरन कार्यवाहक डीजीपी बनाना पड़ा। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार राज्य से माफियाओं के खात्मे का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर खुद राज्य के डीजीपी माफियाओं के हावी होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए कि सरकार के दावे हवा हवाई हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा और उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में नवीन प्रशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। शेषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और अनिल थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। और उदित घड़ियाल जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। आगे और भी लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। कमलेश रमन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, आज हमारी चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारी चर्चा में आए। और शुरुआत में नवीन जी के साथ में करना चाहूंगी। नवीन प्रशाली साहब प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। नवीन जी, ये क्या है, आपके दावों को सच माना जाए या फिर जो डीजीपी साहब कह गए वो सच है? देखिए, डीजीपी साहब का जो बयान है उसको देखते हुए उनका कहना है कि जो यहाँ पर माफिया बढ़ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की, चाहे वो सफेदपोश माफिया अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो अन्य माफिया हो, सब पर नकल कसने की कोशिश की है और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। अशोक कुमार जी ने पुलिस महानिदेशक रहते हुए काफी लोकप्रियता हासिल की और लोकप्रिय महानिदेशकों में आते हैं, और कोरोना काल में उनकी काफी सराहना की जा सकती है। उनके जिस प्रकार से मिशन हौसला के तहत पुलिस द्वारा काफी लोगों की सहायता की गई है, ऑपरेशन मुक्ति उनके द्वारा चलाया गया है और बहुत सारी चीजें हैं। और खाकी में इंसान उनकी एक बहुत अच्छी किताब रही और उन्होंने पुलिस के मानवीय स्वभाव को उबारने की कोशिश की। और उनका कहना था कि पुलिस में, अपराधियों में पुलिस का डर होना चाहिए और आम जनमानस में पुलिस के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, पुलिस के प्रति एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए पुलिस की व्यवहार से। तो अगर उन्होंने कोई जाते जाते बयान दिया है तो उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी चीज को अनुभव से कहा होगा
और अनुभव से ये कहा नहीं जा सकता कि माफिया कहीं भी नहीं आ सकते। माफिया पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, सभी जगह माफिया है। नहीं, लेकिन सरकार तो यही कह रही ना कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया है। सरकार तो यही दावे कर रही है ना। आप इस बात को कहां स्वीकार कर रहे थे कि माफिया है? आप तो कह रहे हैं हमने सब खत्म कर दिया, जबकि ब्यूरोक्रेसी के लोग या फिर डीजीपी हम कह लें, जी कह रहे हैं कि भाई हावी हो गया है। दोनों बयानों में बहुत अंतर है सर। आप देखिए, हावी जब हो रहा था तो हमने आईएएस ऑफिसरों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, पहली बार हमारी सरकार ने किया। हम ये नहीं करेंगे माफिया नहीं होंगे, माफिया होते हैं तो हम माफियाओं को सजा देने के लिए वो प्रावधान करते हैं। तो मैंने कहा कि चाहे अधिकारी के रूप में माफिया हो, चाहे कोई नेता के रूप में माफिया हो, चाहे अन्य रूप में माफिया हो, तो हमारी सरकार ने हर माफिया पर नकेल कसने की कोशिश की है, उन माफियाओं को जेल के पीछे भेजने का काम किया है। अभी भी कोई अगर माफिया बच गया हो जो नजर में नहीं आया, पहले तो पुलिस का काम है कि वो पुलिस उसको जांच पड़ताल करे। अगर पुलिस की नजरों में माफिया है तो उसकी रिपोर्ट आगे देनी चाहिए। और एक महानिदेशक जो होते हैं उनके पास तो सारी पावर्स होती है माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, और उनसे अगर कोई नहीं कसेगी, वो अगर सरकार को तमाम जो परेड में शामिल हो रहे क्राइम बहुत कम यहाँ पर हुआ जनता पार्टी की सरकार में, बहुत कम क्राइम रेट हुआ है। उन्होंने भी माना है कि अब यहाँ पर नॉर्मल क्राइम नहीं रह गया। कुछ जो माफिया इधर उधर से होंगे तो उन पर भी नकेल कसी जाएगी, उनको भगाया जाएगा उत्तराखंड की बाउंड्री से। माफियाओं के लिए कोई राज यहाँ पर उत्तराखंड में जगह नहीं रहेगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शिषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिषपाल जी कांग्रेस पार्टी से है। शिषपाल जी, क्या चल रहा है? डीजीपी साहब के बोल कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और कह रही है, सरकार दावे कर रही है। हालांकि आज खैर भला हो नवीन जी का, उन्होंने स्वीकार तो किया कि माफिया राज था और हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हावी होने की बात कहना अशोक जी का, ये क्या कुछ दर्शा गया? देखिए, पहले ही ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में तालमेल नहीं रहता, जो सरकार जो अधिकारी है प्रशासनिक की, सरकार की सुनते नहीं है, और ये सारी बातें, ये सारे बयान कहीं ना कहीं उन बातों को बढ़ावा देते हैं, उनकी सत्यता को बताते हैं। अनम्यूट कर लीजिए शिषपाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए गरिमा जी, अशोक कुमार जी डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं और हाँ। आज जाते जाते उन्होंने जो बात विपक्ष जो है पिछले लंबे समय से कह रहा था कि प्रदेश के अंदर जो है माफिया हावी है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो। और आपने देखा कि उन्होंने यही बात कही कि जो है सफेद पोस्ट माफिया है, और ये जो सारे माफिया मैंने गिनाए ये भी है, ये एक चुनौती है। और आप देखिए, चाहे बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण हो, उसमें अभी तक जो है वीआईपी कौन है? वो व्हाइट कॉलर ही वीआईपी होगा। निश्चित तौर पर उसके जो है नाम को उजागर करने के लिए हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति बार बार पूछ रही है कि वो नाम उजागर क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लगता है डीजीपी साहब जानते होंगे, वो जो है किसी तरीके से, जो स्पष्ट तौर पर नहीं बोलते लेकिन सेवानिवृत्ति के दौर पर उन्होंने सच बोलने का काम किया है। इसलिए उनके इस साहस को मैं जो है प्रणाम करना चाहूंगा, जो वो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, जाते जाते वो बात बोल करके और स्वीकार करके चले गए। विपक्ष जो बात लंबे समय से कह रहा था। आप देखिए, पेपर लीक प्रकरण में हम पूछते रह गए कि भैया हाकिम का हाकिम कौन है? हाकिम तो एक छोटी सी मछली थी। हम तो लगातार कहते रहे कि ये जो है असल दोषी नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी शख्सियत है। लेकिन आप देखिए, जब जो है पुलिस की जांच उस तक पहुंचेगी तो उसके बाद जो है सबने हाथ खड़े करने ही थे। और चाहे यूकेएससी में आपने देखा, वहां पर भी जो है भाजपा से संबंधित लोग पकड़े गए। उसके बाद जांच जो है जो कर रहे थे उन अधिकारी का जो है वहां से ट्रांसफर ही कर दिया गया था, भले ही वो आज एक जिले के कप्तान हो। तो तमाम चीजें हैं, कदम कदम पर जो है आप देखिए कि व्हाइट कॉलर जो है अपराधियों के और भी जो है जनता के शक की सुई गूंजी। जो है मीडिया ने भी लगातार सवाल खड़े किए, मातृशक्ति ने भी जो है लगातार आंदोलन किए। और भू माफिया की बात ये कर रहे हैं, खनन माफिया की, तो माननीय हाईकोर्ट जो है पहले ही कह चुका है कि उत्तराखंड में जो है खनन की जो पॉलिसी सरकार लाई, उससे 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ प्रदेश को। अब आप सोच सकते हैं कि उस खनन के कारोबार में कौन लोग होंगे। और अब तो जो है तमाम बाहर के कारोबारियों को पूरा खनन जो है सौंपा जा रहा है। और भू माफिया की आप बात करें, जिस पार्टी की आज प्रदेश में सत्ता है, रिंग रोड पे उसका कार्यालय थी, स्टेट की जमीन पर जो है जो जमीन उन्होंने कार्यालय के लिए खरीदी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है उसका उद्घाटन किया। कोटद्वार में जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके कार्यालय बन रहा है। और इनके जो इसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उन तो खुले तौर पर जो है स्वीकार किया कि जी फिरान कलियर में
सेक्स रैकेट का धंधा चलता है, जो है देह व्यापार का धंधा चलता है, मानव तस्करी वहां पर होती है, जितने भी अपराध हो सकते हैं उसकी वो जो है शरण स्थली और 7 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है, कानून व्यवस्था मेंटेन करना इनका काम है। तो आप अभी पिछले 4 दिनों की अगर मैं घटनाएं राजधानी में आपको गरिमा जी गिनाऊं, विकास नगर में बाहर का भू माफिया आके एक बुजुर्ग की हत्या कर देता है। अगले ही दिन प्रेमनगर से सटे हुए टी स्टेट में जो है एक पूर्व फौजी और एक जो है युवती की लाश मिलती है, अभी तक उसका खुलासा नहीं होता कि कौन करता है। आप पटेल नगर में अभी जो है परसों ही जो है युवती के मुंह में पिस्टल घुसेड़ करके जो है उसकी हत्या का प्रयास होता, 3 दहाड़े सरे रहा। और भंडारी बाग में आप देखिए कि एक जो है ठेकेदार की हत्या हो जाती है अगले ही दिन। तो अपराध आए दिन हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था लगातार पटरी से उतरी हुई है। और जाते जाते जो है डीजीपी साहब ने और कह दिया कि साहब जो है व्हाइट विपक्षियों को हवा मिल गई। ठीक है, विपक्षियों के दावों को हवा मिल गई और सरकार के जो दावे थे वो हवा हवाई साबित हो गए। ये सच्चाई को स्वीकार किया उन्होंने दबी जबान से। गरिमा जी, वही है जो बात हम लंबे समय से कह रहे हैं। प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं भाई, आज ही कार्यभार उन्होंने सौंपा है और ये बात कही, आप बोलिए ना कितनी गंभीर है इस बात। नहीं ठीक है, आपके पास लौटते हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। स्वागत आपका भी कमलेश जी। पुलिस प्रशासन की चुनौती काफी ज्यादा बढ़ गई है, यानी पुलिस प्रशासन ये मानने लगा है कि माफिया राज, चाहे वो नकल माफिया हो या लैंड माफिया हो, जो भी अलग अलग तरीके के इस तरीके के अपराध होते हैं, उन सबको लेकर अब डीजीपी साहब ये कह रहे हैं कि भाई प्रदेश में माफिया राज हावी हो गया है। एक तरफ सरकार के दावे थे कि हम माफिया राज को खत्म कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरीके से एकदम रहती है, लेकिन पुलिस महकमे के लोग, वो भी शीर्ष अधिकारी, आप समझ सकते हैं डीजीपी की ओर से ये बयान देना क्या कहता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो जा रहे थे, सेवानिवृत्त हो रहे थे, उस मौके पर उनका यह बयान सामने आया है। अब सेवा में रहते हुए भला हिमाकत कौन कर सकता है कुछ कहने की, आप मानेंगे ऐसा? बिल्कुल आपने सही कहा है गरिमा जी। हाँ, वाकई ये बात सच है कि जब वो रहे होंगे अपनी पोस्ट पर, जब रहे तो उनके ऊपर दबाव रहा होगा, वो हाँ। नहीं बोल पाएंगे। ये तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का कितना दबाव अधिकारियों के ऊपर होगा कि वो माफियाओं के ऊपर नकेल नहीं कस पा रहे थे। क्यों नहीं कस पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने सफेद पोस्ट का भी नाम लिया कि सफेद पोस्ट भी है इसमें शामिल। तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं प्रदेश के अंदर हो जाती है और उनका खुलासा नहीं होता। अभी हाल ही की प्रदेश की घटना है, जिस दिन भाजपा के शाह जी यहाँ पर पहुंचे थे और उससे पहले मुर्मू जी, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, वो यहाँ पहुंची थी। और रिलायंस की इतनी बड़ी चोरी, आज तक वो 4 लोग हैं या 11 लोग हैं, वो आज तक पकड़े नहीं गए। तो वाकई ये कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी और कौन करेगा दुरुस्त? जब जाते जाते डीजीपी जी साहब ये इतना बड़ा बयान दे जाते हैं, तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी लचीली है। क्या हम अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं? सरकार का फेलियर है ये। आप ये देखिए कि जो शिक्षा विभाग का इतना बड़ा, विधानसभा के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ था विधानसभा भर्ती को लेकर, वो कानून व्यवस्था के दायरे में आता, वो अभी तक जेल नहीं गए। अभी जैसे हमारे भाई प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नकल माफिया, इतने बड़े बड़े खनन माफिया, शराब माफिया से लेकर के और भी बड़े बड़े माफिया हैं विभागों में, जैसे शिक्षा माफिया, जो शिक्षा का दुरुपयोग करते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन वो बड़े ओहदे होने के कारण, बड़े सफेद पोस्ट होने के कारण पकड़ में नहीं आते। अभी डीएवी कॉलेज के अंदर इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है, दीवार गिर जाती है, तमाम वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में नहीं आते, उनको कोई सजा नहीं मिलती। आप इतना बड़ा, अभी सिलक्यारा में इतना बड़ी घटना हुई है, अगर आप कानून की बात करते हैं तो केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक के कानून कितना लचीला रूप अपना रहा है। सिलक्यारा में 41 व्यक्ति 17 दिन तक फंसे रहते हैं, हमारे श्रमिक जो पूरे प्रदेशों से अलग अलग आए थे। आप ये देखिए कि उस कंपनी को, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उसको काम दिया गया, उसने आगे दूसरे ठेके पे दिया, तमाम 4 जगह वो ठेका बट गया। क्या ये कानून व्यवस्था के दायरे में नहीं आता कि वहां की टनल जो गिरी है, भूस्खलन नहीं हुआ उसमें वो टनल बकायदा, जिसमें मटेरियल लगा, चाहे सरिया हो, सीमेंट हो, बजरी, रेत, तमाम सारी चीजें गलत तरीके से लगाई गई, तो उस कंपनी को अभी तक ब्लैकलिस्टेड करके जेल में नहीं डाला गया। यहाँ पर हमारी बच्चियों के साथ जो घटनाएं घट रही है, चाहे सड़क के ऊपर हो, चाहे उनकी आत्महत्या हो जाती हो, चाहे उनको कोई मार देता हो, मुख्यमंत्री आवास में एक लड़की खुद वही आत्महत्या कर लेती है, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ कि उस बच्ची ने क्यों आत्महत्या करी। तो क्या कानून है इस प्रदेश के अंदर? ठीक है, यानी आप सहमत हैं कि जो बयान उनकी ओर से आया है, ये कहीं ना कहीं इसमें काफी कुछ सच्चाई जो है वो नजर आती है। ठीक है कमलेश जी, आपके पास लौटेंगे। यूकेडी से हमारे साथ में अनिल थपलियाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। अनिल जी, स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया में। अनिल जी, 3 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ और जाते जाते उनका ये बयान देना,
क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये मुद्दा उत्तराखंड में बहुत पहले से रहा है, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस सरकार। हमने देखा है कई बार इस तरीके की समस्याएं हुई हैं, मुद्दा उठा है, विपक्ष बार बार सवाल उठाता आता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी के लोग तो सुनते ही नहीं हैं। कई बार तो खुद सत्ता पक्ष के लोगों के जब सिर पर पानी चढ़ जाता है तो उनको भी बोलना पड़ जाता है कि हाँ, ब्यूरोक्रेसी के लोग हमारी नहीं सुन रहे, इसके चलते विकास की उसमें बाधा आ रही है। कई बार ऐसा हुआ है, कई मौकों पर हमने देखा सत्ता पक्ष के लोगों के ऐसे बयान सामने आए हैं। लेकिन अब खुद डीजीपी ये बात जाते जाते कह गए कि भाई माफिया राज जो है वो हावी हो गया था, पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। ये क्या दर्शा रहा है? क्या सरकार के मुंह पर ये एक तमाचा है? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। थपलियाल साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। मुझे लगता है थपलियाल साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं। अनिल जी, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? अनम्यूट कीजिए सर, आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। आएंगे शेषपाल जी आपके पास आएंगे, अभी और लोग जुड़े हुए हैं। तो अनिल जी को मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे प्लीज संपर्क करने का प्रयास करिए, उनके पास जाएंगे। उससे पहले उदित साहब हमारे साथ में, घड़ियाल साहब समाज सेवी हैं। उदित जी, देखिए समाज सेवी हैं आप, और क्या लग रहा है कि ये बयान क्या कुछ कहता है? अगर पुलिस प्रशासन ये मानने लग जाए, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी मानने लग जाए कि भाई माफिया राज हावी है, तो सरकार के दावे सब हवा हवाई है यानी? गरिमा जी देखिए, जो बात है सफेद पोस्ट माफिया की, गरिमा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अनिल जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके पास लौटेंगे उससे पहले अब उदित घड़ियाल साहब को सुन लेते हैं। समय कट हो जाता है मैम, बहुत हाँ। लंबी लिस्ट है, थोड़ा सा डीजीपी साहब के जो कार्यकाल रहा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपकी पूरी बात सुनूंगी। मैं आपके पास आई थी लेकिन उस वक्त नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है उदित जी, आप अपनी बात पूरी करें, इसके बाद अनिल जी के पास ही जाएंगे। जी गरिमा जी, मैं ये कह रहा था कि जो सफेद पोस्ट माफिया की बात हुई है और डीजीपी साहब ने करी है, सफेद पोस्ट माफिया, आप लोग सब मीडिया के लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं और सभी सीनियर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत आज से नहीं है, सफेद पोस्ट माफिया उत्तराखंड में बहुत वर्षों से है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक डीजीपी स्तर के व्यक्ति ने उसको माना है कि सफेद पोश है। अगर आप पूर्व में किसी से पूछेंगे, सब कहते हैं कि नहीं है। आप किसी भी उसमें जाएं, हर सरकार में कोई ना कोई घोटाला और प्रकरण हो रहा है और उसके पीछे ज्यादातर सफेद पोस्ट माफिया ही। तो प्रदेश के लिए एक डायरेक्टर जनरल के लेवल का, पुलिस के लेवल का आदमी, जब स्तर का व्यक्ति बोलता है, उनका अपना 35 साल का अनुभव है पुलिस का, वो उत्तर प्रदेश से लेकर के और उत्तराखंड तक डीजीपी बने हैं, तो उनके पास बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और उन्होंने उसको बहुत बारीकी से देखा होगा कि वो पुलिस कप्तान भी रहे हैं, फिर आईजी भी रहे हैं, फिर उसके बाद एडीजी रहे, फिर डीजी रहे, तो हर स्तर पे देखा होगा। वो आज ही की मुझे नहीं लगता, वो केवल अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, हावी है, हावी बहुत समय से है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गरिमा जी, ये सबके लिए है कि इन्वेस्टर समिट ठीक 10 दिन बाद शुरू होने वाली है। हाँ। एक उस स्तर के आईपीएस ऑफिसर का, डीजीपी स्तर के आईपीएस ऑफिसर का कहना कि ये माफिया सफेद पोश हावी है, ये जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको दोबारा सोचने पे मजबूर कर देगा। तो ये चिंतनीय है, इसके लिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बयान का आपने एक अलग वो निकाला है कि कितना बड़ा किस स्तर पर असर पड़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होगा। जी उदित साहब, मेरा गरिमा जी ऐसा है कि इन्वेस्टर आता है, वो अपने को सिक्योर मानना चाहता है, कहीं भी जाता है। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज की डेट में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। ठीक है, उत्तराखंड में भी माहौल बना है, अच्छा बिल्कुल। कोई भी अगर आपके प्रदेश में निवेश करेगा तो वो नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर लैंड माफिया कब्जा कर ले, या किसी भी तरीके की माफिया उसके बिजनेस पर इफेक्ट डालेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा, और हो भी सकता है कि वो अपने जो एमओयू साइन हुए वो कैंसिल भी कर ले। एक बड़ा असर इस बयान का पड़ सकता है, और क्योंकि डीजीपी की ओर से बयान आया है तो आप इसे झुठला भी नहीं सकते। अब सरकार के लिए किरकिरी हो गई कि वो करे तो क्या करे। नवीन साहब से इसके हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अनिल थपलियाल साहब के पास पे जाएंगे। अनिल जी,
केंद्रीय प्रवक्ता जी। यूकेडी की ओर से। अनिल जी, ये व्यवस्था जी। जो है कानून की, इस पर सवाल उठ गया है और खुद डीजीपी साहब ने उठा दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई बहुत मुश्किल है, पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि चाहे लैंड माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, ये सब हावी हो गए हैं। जी, चुनौतियां तो गरिमा जी इस सरकार के पास बहुत रही हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल सदस्य होने के नाते हम गंभीरता से जानते हैं। जब भी कोई सरकार शपथ लेती है तो वो पूरी कानून व्यवस्था से लेकर, शिक्षा व्यवस्था से लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर, यानी राज्य के विकास के प्रत्येक जो पैरामीटर है उनके बारे में उस शपथ पत्र में लिखा भी होता है। और एक वो वहां पे शपथ लेते हुए कहते भी हैं कि हम ये काम करेंगे। जहां तक रहा सवाल कानून व्यवस्था का, तो कानून व्यवस्था इतनी दयनीय हो गई है कि अब कह नहीं सकते। 9 नवंबर की घटना है, बहुत लंबी रामायण में मैं नहीं बोलूंगा। 9 नवंबर की बात है, राज्य स्थापना दिवस का चकाचौंध होता है शहर, पुलिस प्रशासन पूरा लगा होता है, और ठीक पुलिस मुख्यालय के पीछे जो है 14 करोड़ से अधिक की चोरी का अंजाम बदमाश दे देते हैं, और तमंचे की नोक पे रख करके जितना भी स्टाफ है उन सारा, है ना। जहां तक बात रही अंकिता हत्याकांड, लव जिहाद, भू माफिया, नकल माफिया, साइबर क्राइम, खनन माफिया, ये तो इनकी श्रेणी में है। इन पे नकेल कौन कसेगा? यही कसते इनका पुलिस प्रशासन करता। इन्होंने अभी कहा कि डीजीपी साहब जाते जाते गए। डीजीपी साहब के पास इतनी पावर जरूर थी, और जब किसी को कोई बहुत बड़े पद पे होता है तो उसके सारे कानून केवल सफेद पोस्ट माफियाओं के पास नहीं होते हैं, नेताओं के पास नहीं होते हैं। मंत्री अगर कोई आईपीएस अधिकारी हैं, वो अगर वो करना चाहते हैं तो बहुत कुछ करके उन्होंने किया भी है। और ऐसा नहीं है कि अशोक कुमार जी बहुत पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन वो जाते जाते जो उन्होंने एक टेंशन बढ़ाई है सरकार की, वो इसलिए बढ़ा दी है कि उसमें मेन चीज ये होती है कि उनके करते 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 जो ये जो सफेद कुर्ते वाले हैं ना, ये इन्होंने उन पे दबाव बनाया होगा। तो उन्होंने कहा अंतिम में जाते जाते मैं क्या कहूँ, तो एक शब्द तो मैं कह ही देता हूँ कि ये आने वाला जो डीजीपी साहब है हमारे, वो भी आपको जानकारी होगी कि वो भी मीडिया बैकग्राउंड रखते हैं, अभिनय कुमार जी। वो इंडिया टुडे ग्रुप के कभी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने आईपीएस कमीशन लिया था, और अनुभव है उनको, बहुत अच्छा अनुभव है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 7500 जो गांव ऐसे हैं, वहां पर कानून व्यवस्था राजस्व पुलिस के पास थी। जब इस प्रकार की कानून व्यवस्था को देख करके यानी डलचल हो गई, 2000 किससे बात कर रहा हूँ, जब से राज्य बना है तब से बात कर रहा हूं मैं। कोई भी सरकार का प्रवक्ता बोले, लेकिन उनकी व्यवस्था भी ऐसी रही, कानून व्यवस्थाएं। शराब माफिया, भू माफिया, नकल माफिया, ये सब माफिया उस दौरान भी थे। तो उसमें से उत्तराखंड 1800 राज्य गांव कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस के हैंड ओवर कर दी गई। ध्यान देने वाली ये बात है कि ये गांव पहले राजस्व में थे, और अब ये आगे पुलिस के पास, यानी इनकी पुलिस जो राजस्व पुलिस व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई। अब इसमें कौन कौन से गांव हैं? देहरादून 4 हैं, उत्तरकाशी 182 हैं, चमोली में 262 गांव हैं, टेहरी में 157 गांव हैं, पौड़ी के 148 जो राज्य पुलिस के पास थे पहले, नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में 63 है, नैनीताल के 39 हैं, अल्मोड़ा के 231, पिथौरागढ़ के 595 और बागेश्वर का 106 गांव और चंपावत के 1300 गांव हैं, ठीक है, जो राजस्व पुलिस के पास थे। अब ये बताइए ये क्यों हटाए गए? इसलिए जब अंकिता हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने कहा पुलिस नहीं, ये नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि ऋषिकेश का कुछ क्षेत्र जहां ये कांड हुआ था ये पटवारी क्षेत्र में आता है। तो इन्होंने इसके तत्काल प्रभाव से इसको रेगुलर पुलिस के हैंड ओवर। तब भी यहाँ अपराध इतने हत्याकांड, इतने अपराध कहीं नहीं हुए जितने पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। पहले बिहार और मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हुआ करता था। जाएंगे नवीन साहब, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुन लिया। समाज सेवी उदित साहब हमारे साथ में हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए इस बयान का असर कहां तक जाएगा, क्या आपने इसको समझा? आपके प्रदेश में माफिया राज हावी है, ये खुद डीजीपी स्वीकार कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए डीजीपी का ये कहना है। और देखिए जाते जाते कहना भी बहुत कुछ कह गया है, क्योंकि कार्यरत होने के दौरान वो शायद ना कह पाए हों। इसके पीछे भी अगर
बात अगर उनके इस टाइमिंग पर बात करें तो ये भी बहुत अहम हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर ये कहना, खासतौर पर तब जब प्रदेश में आप निवेशकों को आमंत्रित करके आए हैं अपने प्रदेश में निवेश करने के लिए, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इसका बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है? बताइए आप। गरिमा जी, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। सरकार ने अपने अथक प्रयासों से उत्तराखंड में एक विकास का मॉडल बनाया है, विकास का माहौल बनाया है। और उस माहौल में आपने देखा कि अभी सिलक्यारा जैसी घटना हुई और सरकार ने कितनी शिद्दत से उसमें काम किया और किस खूबसूरती के साथ हमने उनको निकालने का कोशिश प्रयास किया। और नवीन बिना जी, किसी माफी नवीन जी, माफी चाहती हूँ, टोक रही हूँ, बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन हर बार प्रवक्ता इस हादसे को या बाकी की घटनाओं को ऐसे क्यों देखते हैं कि हमने देखे कितना बड़ा तीर मारा, हमने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हमने निकाल लिया? नहीं, हम रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहते हैं, उस टीम को सराहते हैं, आपके सहयोग को, सरकार के सहयोग को सराहते हैं, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि सरकार उस वक्त कटघरे में भी खड़ी होती है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान ही यह हादसा हुआ? इसको इस नजरिए से कभी आप क्यों नहीं देखते? हर बार अपनी वाहवाही लूटने वाली बात क्यों होती? सर, ये हादसा भी तो आपकी सरकार में हुआ, आपके एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे ये लोग, जब उनकी जान 17 दिनों तक जोखिम में पड़ी रही। आप ये देखिए ना, दुर्घटना हुई, दुर्घटना को कितने शिद्दत के साथ संकल्पित भाव से किया। तो ये इन्वेस्टर भी जानते हैं, ये और लोग भी जानते हैं कि उत्तराखंड की सरकार बहुत संजीदा है, संवेदनशील है। लेकिन दुर्घटना के लिए तैयार रहे, यानी दुर्घटना के लिए तैयार रहे, जब हो जाएगा तो बचा लेंगे हम। सरकार ने हमेशा माफियाओं को लगाने की कोशिश की। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से हमने बड़े बड़े अधिकारियों को भी जेल के पीछे डाला, हर एक मामले में जहां पर प्रकाश में आया, तो मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बहुत तगड़ा वहां पर कदम उठाते हुए पुलिस को पूरी खुली छूट दी। पुलिस को कभी भी सरकार ने किसी चीज पर बाध्यता नहीं की। अगर अशोक साहब ने कोई सरकार के प्रति बयान दिया हो कि सरकार रोक रही किसी बात को, तो बात अलग है। लेकिन मैं कह रहा कि यहाँ पर माफिया है, अगर जो है और नजर में नहीं आया तो माफिया भी यहां से निकाल के फेंका जाएगा। सरकार यहाँ पर जीरो टॉलरेंस के लिए और क्राइम फ्री जोन बनाने के लिए, उत्तराखंड को क्राइम फ्री प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है और कहीं कोई कोताही नहीं है, कहीं कोई माफी नहीं है इस मामले में। तो हमने विकास को आगे लेके जाना है, विकास को आगे ले जाने के लिए जो भी, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, ठीक है, आपकी ओर से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि भाई कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा ये मानना है क्यों नहीं पड़ेगा? एक शख्स आपके प्रदेश में आ रहा है, आपके बताए हुए बातों को मानते हुए, उन पर विश्वास करते हुए खुद मुख्यमंत्री निवेशकों के पास गए और प्रदेश को लेकर उनकी ओर से बड़ी बड़ी बातें कही गई। लेकिन अब जब वो ये सुनेंगे, कोई भी शख्स, अगर हम या आप में से कहीं बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं और हमें ये पता चलता है कि वहां पर लैंड माफिया एक्टिव है, वहां पर शराब माफिया एक्टिव है, तो ये सारी चीजें क्या उनके धंधे पर, क्या उनके निवेश पर असर नहीं डालेंगी? और क्या उन पर असर नहीं पड़ेगा? ये कहना कि कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है सरासर गलत होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा उन पर। माहौल अच्छा है और उस माहौल में आएंगे और उन्हें बहुत रिसर्च करके अपनी हामी भरी है। जो सरकार काम कर रही है, सरकार के कामकाज को देखा है, सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए और उद्योग धंधों को पनपने के लिए, विकास के लिए जो कार्य किए हैं, जो कदम उठाए, उन कदमों की उन्होंने रिसर्च करके अपनी सहमति जताई है, अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि हम उत्तराखंड में उद्योग धंधे लगाएंगे और वो लगा के रहेंगे। हम सरकार हर कीमत पर उनको यहाँ पर लाएगी। किसी के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इस टाइम पर कुछ भी करे, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए। आप इस बयान को किस तरीके से लेते हैं? आपको इस बयान में, पहले तो आपने कहा किसी के भी बयान से फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी भी नहीं है सर, ये डीजीपी साहब हैं आपके। आप ये समझिए, डीजीपी साहब थे, क्या डीजीपी को रोका गया मुख्यमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि नहीं तो रोका, अब तो वो सेवानिवृत्त हो रहे थे, अब क्या ही रोकते आप? सेवा के दौरान उन्होंने भी ये बात नहीं कही। क्या उन्होंने कोई शिकायत की उस मामले में कि सरकार से रोका गया है? हमने लगाम लगाने के लिए, माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या मुख्यमंत्री जी ने मना किया था? क्या हमारी सरकार ने मना किया था? हमने पूरी खुली छूट पुलिस को दी है, हमने अधिकारियों को खुली छूट दिया है और कोई अधिकारी बख्शा नहीं जा रहा है। सरकार की तरफ से पूरा खुला संदेश है। ठीक है, शीशपाल जी को सुन लेते हैं। नवीन जी आपके पास लौटेंगे। शीशपाल जी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। पड़ने वाली नहीं है, जो भी अधिकारी गलत पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है शीशपाल जी, और देखिए मुख्यमंत्री जी 2025 ठीक है नवीन जी, ठीक है, आपके पास आएंगे। नवीन जी आपके पास लौटेंगे। नवीन जी हो गया, ठीक है। शीशपाल जी, नवीन जी कहने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी के भी बयान से निवेशकों पर या किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात है कि भाई ये किसी भी नहीं थे, ये तो डीजीपी साहब थे, जाते जाते बड़ी बातें कह गए। और दूसरा ये भी कि आप विपक्षियों ने ये सवाल भी उठाया कि भाई पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? अब जो नए डीजीपी साहब आए कार्यवाहक डीजीपी हैं, इस पर भी सवाल उठाया आपने।
हाँ, कितना बड़ा सच डीजीपी साहब ने जाते जाते कहा है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पहली बार कोई अधिकारी इस सच को स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे पहले भी जब यूके एसएससी में पेपर लीक प्रकरण सामने आया तो एस राजू जी जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। किसका दबाव था आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो भी जो है सफेद पोश माफिया की ओर और सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों की ओर इशारा कर रहे थे। हाँ। अब कितनी छूट आपने भैया कार्रवाई करने की। जयेश राजू जी से पूछा तक नहीं गया कि आखिर किन लोगों का दबाव आपके ऊपर था। और आप देखिए हरिद्वार के उदासीन अखाड़ा में उदासीन आश्रम के संतों ने जो है खुलेआम प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कहा कि जो है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वहां के वर्तमान विधायक जो है उदासीन आश्रम की जमीनों को जो है कब्जाने का काम कर रहे हैं। तो ये सफेद पोश माफिया नहीं है तो कौन है भाई? ये तो प्रभावशाली लोग हैं बड़े बड़े। उन्होंने जो है अन्य नेताओं का भी जो है नाम लेने का काम किया। और ये केवल यहीं तक ही नहीं रुका। आप बताइए ये तमाम जो मामले चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आपने देखा कि जो चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हुई उसमें जो है 89 नंबर लाने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन किसका हुआ? जो 6 नंबर लाती है वो मंत्री पुत्री उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये व्हाइट कॉलर माफिया नहीं है। तो चप्पे चप्पे पर चाहे भू माफिया के रूप में सक्रिय हो, चाहे खनन माफिया, शराब माफिया, चाहे भर्ती माफिया, हर जो है रूप में तो आपके जो है नेता उसमें सक्रिय है। और वही बात जो है एस राजू की जी कह रहे थे, वही बात जो है प्रदेश के जो है निवर्तमान डीजीपी जी ने जो है सेवानिवृत्ति के समय जो है कह दी। तो ये कड़वा सच है और यही जो है आज सरकार की सच्चाई है। ये कह रहे हैं कि हमने छूट दे रही है लेकिन जो है किसी रसूखदार के गिरेबान तक आज तक इनके हाथ नहीं पहुंचे। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की जनता तरस गई कि वीआईपी के नाम का खुलासा अब हो कि तब हो, लेकिन जो है मामला में लिपापोती होती है और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कोई वीआईपी नाम की चीज ही नहीं है साहब, कमरा ही वीआईपी है। बताइए इससे निकृष्ट बयान कोई दूसरा हो सकता है? ठीक है, तो ये है सच्चाई इनकी। इस तरीके से जो है इस प्रदेश में ये कानून का राज चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे शिषपाल जी। ये लोग लगातार जो है मनमानी कर रहे हैं। ठीक है शिषपाल जी, आपके पास अनिल जी कुछ कह रहे हैं, अनिल जी को सुन लेते हैं। अनिल जी। जी ये अभी प्रवक्ता भाजपा कह रहे थे कि उन्होंने जाते जाते जो है कह दिया होगा और कहना ये मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं है। बिल्कुल, ये एक पुलिस प्रशासन के शीर्ष पर नेतृत्व कर रहे डीजीपी का बयान है और उन्होंने चुनौतियां बताई हैं। वही बात है कि किसी भी नहीं है। नवीन जी कह रहे थे ना किसी के भी बयान से फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी नहीं है। ये मैंने कहा विकास को फर्क नहीं पड़ेगा। जो विकास के लिए हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किसी के विकास की बात भी नहीं कर रहे नवीन जी। मैं विकास की बात भी नहीं कर रही, मैं विकास की बात मैं भी नहीं कर रही। किसी के बयान पे फर्क पड़े न पड़े लेकिन प्रदेश पे जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि अपराधों के मामले ज्यादा करके मेरे ख्याल 2018 से मैं आंकड़े गिनूं तो 2016 में 1674, 2017 में 28,161 मुकदमे, 34,715 2018, 2019 में 28,268 और 2020 में इन्हीं की सरकार है 57,332। तो हमने पुलिस को एफआईआर करने की खुली छूट दिया। हर मुद्दे पर एफआईआर हो रही है, छोटे से छोटे मामले में एफआईआर हो रही है, पहले नहीं होती थी। ठीक है नवीन जी, उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बारी पर बोलिएगा। अगर तुम्हारे आपके सामने रखें जहां राजस्व पुलिस के पास आपने दिया हुआ था तो 2017 में 181, 2018 में 211, 2019 में 199 और 2020 में 160 अपराध हुए हैं पहाड़ी राज्यों में, जो हत्या और बलात्कार मामले अलाना फलाना ये लगा करके। तो वहां कहां आपका पुलिस प्रशासन व्यवस्था, कहां थी आपकी व्यवस्था? तो डीजीपी साहब ने गलत नहीं कहा। आपके पास चुनौतियां बहुत हैं। उन्होंने सरकार को संकेत किया है कि अनावश्यक दबाव न बनाएं। कोई भी आईपीएस अफसर ऐसा था लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व पे थे तो वो जाते जाते उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। चुनौतियों को उन्होंने गिनाया है कि भू माफिया, नकल माफिया, ये जितने भी माफिया हैं, सफेद पोश माफिया, ये इनसे थोड़ा सा बचाव एक संकेत दिया है उन्होंने। इसमें बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? जो नए डीजीपी आए हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं और वो चुनौतियों को निपटना जानते हैं। अच्छा अनुभव है उनका पिछला। ठीक है, लेकिन बात ये भी ना कि पूर्णकालिक डीजीपी अभी नहीं बनाए गए, विपक्षी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अनिल जी नहीं, जो बने वो जो पूर्व काल के थे वो उन्होंने भी जो कार्य किए अच्छे किए हैं, हम ये नहीं कहेंगे जाते जाते, लेकिन हो सकता है उनपे कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी सफेद पोस्ट कॉलर का जो है रहा होगा, दबाव रहा होगा, लेकिन इतना दबाव भी नहीं था। अगर मैं कहीं बैठा हूं, कोई मुझे आप बैठे हैं, आप एंकर हैं, आपको कोई मुझे न्यूज नहीं चलानी, आपको लगता है जनता हित में, समाज में
सकारात्मक तय की तो आप चैनल को चेंज क्या नाम चुनौती दे सकती हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है सर, इससे ये प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं कमियां सरकार और उनके बीच तालमेल का भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बात वही है ना कि वही मुद्दा हो गया कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच ही जब नहीं बन रही है तो ऐसे में कैसे भला भला होगा। हाँ, तो ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, आपके पास आएंगे राज्य की जो शिषपाल जी। कानून व्यवस्था इस समय है, हाँ। जो इस समय बनी हुई है, वो बहुत ही एक ठीक है, बहुत चरम सीमा पे है। मतलब ठीक है, अनिल जी आते हैं, लौटते हैं। जैसे मैंने प्रदेश के गरिमा जी, मैंने जैसे प्रदेश 2 प्रदेशों के नाम लिए, मध्य प्रदेश हाँ। और बिहार। यहाँ के अपराध के बाद अब यहाँ का बलात्कार, हत्या और भू माफिया, ये माफिया, होम नकल माफिया, पर्ची माफिया, ये सब अब उत्तराखंड चरम सीमा पे चल रहा है। कानून व्यवस्था बहुत दयनीय है। अब ये नए जो डीजीपी आए हैं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं क्षेत्रीय दल की। हमारा नेतृत्व मंडल तो उनको मिलने भी जा रहा है, तो हम उनको बताएंगे भाई जो भी क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, राष्ट्रीय दलों की बात बिल्कुल नहीं, और जो जिन बातों को, जिन माफियाओं का नाम उन्होंने गिना ना, अगर इन्हीं को देख ले तो इनसे जुड़े ही बहुत से मुद्दे हैं प्रदेश के जो हावी हो गए हैं। पूरे प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल, खैर बिल्कुल सही कहना आपका, ठीक है, प्रदेश में है। हाँ ठीक है, आपके पास लौटेंगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कमलेश जी के पास जाएंगे। कमलेश जी, देखिए बात वही निकल कर सामने आ रही है कि भाई जो बातें कही गई उनमें कोई भी, शिषपाल जी लौटते हैं और मेहमानों की भी प्रतिक्रिया ले लें। कमलेश जी, बात यह है कि देखिए सभी इस बात को मान रहे हैं कि जो बयान दिया गया उसमें बहुत सच्चाई है, और चाहे नकल माफियाओं की बात हो, हमने देखा किस तरीके से पेपर लीक मामले होते थे, नकल माफिया कितने एक्टिव रहे प्रदेश में, प्रदेश को कितनी खरी खरी सुननी पड़ी है, प्रदेश मतलब बदनाम हो गया था नकल माफियाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि उस पर एक्शन नहीं लिया, लेकिन अभी भी हावी होने की बात अगर डीजीपी साहब कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा। या शराब माफिया, जिस तरीके से प्रदेश में शराब माफियाओं का हल्ला बोल नजर आया है, ये क्या कह रहा है? और फिर जाते जाते उनका यह बयान देना, यानी सच तो अभी भी वही है, सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए गरिमा जी, अभी नवीन जी कह रहे थे वो बहुत ही सीनियर है और बड़े भाई हैं। अभी वो कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से, कोई पहिया नहीं रुकेगा, कोई विकास नहीं रुकेगा। मानती हूँ इस चीज के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का एक ऐसा चश्मा है जो वो अपने अलावा बाकी सबको भ्रष्टाचारी समझता है, उनको तो वो जेल में डालने की बात करता है। लेकिन अपने जो अभी डीजीपी ने जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि सफेद पोस्ट, तो आप ये बताइए कि इनके संजय सिंह जी थे यहाँ पर संगठन मंत्री, उन्होंने 3 साल एक लेडीज का शोषण किया, आज तक उनको ट्रांसफर करके प्रमोशन करके दूसरी जगह भेज दिया, लेकिन जेल नहीं भेजा। मुख्यमंत्री आवास में एक बच्ची आत्महत्या कर लेती है, उसकी मौत हो जाती है, संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है, आज तक अभी तक खुलासा नहीं हुआ। नकलचियों की जो बात करें जिसमें सफेद पोशों के नाम आ रहे थे, जिसमें सफेद पोशों के नाम आ रहे थे कि नकल करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, खाली छोटे छोटे कर्मचारी नहीं है, क्लर्क बाबू नहीं है, बड़े बड़े सफेद पोश थे जिनके नाम उजागर हो रहे थे, उनका पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ। अंकिता भंडारी जी का जो वीआईपी से लेके तमाम और चीजें, जिसमें कि उनकी विधायक, उनकी जो वर्तमान विधायक थी, वहां की गाड़ी लेकर के रात को पहुंची और वो कमरा तुड़वा देती है जिसमें अंकिता भंडारी जी रहती थी। तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो सकती है इस उत्तराखंड की। आपको मैं बताऊं, जो अपराध के इस समय के जो आंकड़े इस वक्त चल रहे हैं, बिल्कुल वाकई इतनी चरम सीमा पर है कि 5 से 6 साल, 3 साल, 2 साल, एक रिपोर्ट अगर हो गई, अगर उसपे किसी सफेद पोस्ट ने, किसी विधायक ने, मंत्री ने फोन कर दिया तो कार्रवाई हो जाएगी, वरना तो वो ठंडे बस्ते में चौकी थाने में कहीं ना कहीं पड़ी रहेगी। कोर्ट के अंदर आप जाके देख लीजिए, तमाम फाइलें 10-10 साल, 15-15 साल पड़ी रहती है। तो कानून व्यवस्था ठीक कहां पर है? अभी नवीन जी भी जो सारी चीजें बता रहे थे कि हमारी सरकार जो है यहाँ से कानून व्यवस्था के तहत जो है कि भ्रष्टाचार मिटा रही है, इन माफियाओं को मिटाने का काम करिए। अगर ऐसा होता तो आज जो इस प्रदेश के हालात है शायद वैसे ना होते, आज हम यहाँ चर्चा ना कर रहे होते। अभी समिट होने वाली है, आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कहाँ है आपके पास जमीनें? जिन जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ आपने छुड़ा नहीं पा रहे। हमारी सरकारी संपत्ति खुद आपके कब्जे में है। आपके खुद जो आरएसएस के जो संघ के स्कूल खुलते हैं, जो विद्यालय, छोटे शिशु मंदिर खुलते हैं, वो खुद सरकारी संपत्तियों पे है। तो आप किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? आप स्कूलों में चले जाइए, स्कूलों में टीचर बच्चों के साथ बदतमीजियां करते हैं। आप डीएवी कॉलेज में चले जाइए, डीएवी कॉलेज की जो दीवार गिर गया उसमें उनका पूरा श्रेय जिनको जाता है, क्योंकि 10 बार कम से कम चिट्ठी लिखी गई कि दीवार को दुरुस्त किया जाए, कभी भी गिर सकती। आज तक कोई कानून ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके खुद जो अभी डीजीपी जी जो हमारे रिटायर हुए हैं, जो जिनको आगे प्रमोशन मिला था, उनके 3 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने जो ये बात कही है
कि पूरे प्रदेश के अंदर जब वो काम कर रहे थे या करते हैं, तो एक अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, खाली पुलिस महकमा ही नहीं बल्कि तमाम और जितने हमारे विभाग है सबके ऊपर सरकार का दबाव होता है कि जो हमारा व्यक्ति है उसका काम किया जाए, जो दूसरा व्यक्ति है चाहे वो एक अननोन हो, पर्सन हो, चाहे किसी गली मोहल्ले का ही क्यों ना हो, उसका काम ना हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कानून के दायरे में आती हैं, जिसमें डीजीपी ने बिल्कुल साफ कर दिया और आने वाले जो हमारे अभिनव जी हैं उनको भी बता दिया कि आप इनके दबाव में ना आकर के सही तरीके से काम किए। वाकई नवीन जी ने एक बात बिल्कुल सच कही है कि जो एक बिल्कुल टॉप लेवल पर बैठा होता है अधिकारी, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और दबाव नहीं होता। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि वो अपने काम करवाने के लिए अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाती है। और इसके ठीक है, अभी नवीन जी से जवाब लेंगे। नवीन जी से सीधा हमला बोल रही है आप सरकार पर। ठीक है कमलेश जी, आप हमला बड़ा बोल रही है सरकार पर। नवीन जी से हम जवाब लेंगे, उससे पहले उदित साहब के पास जाएंगे। उदित जी देखिए, सभी को यही शिकायत है कि सरकार का एक तरफ दबाव भी रहता है, दूसरी ओर समस्याएं भी हैं जो जस की तस बनी हुई हैं। अगर इस बयान पर ही गौर करेंगे तो आपने देखे नकल माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, इन सबको उन्होंने नाम लेकर गिनाया, मतलब ये बड़े बड़े टर्म्स उन्होंने बताए। तो ये टर्म्स में ही अगर देखें तो प्रदेश की बड़ी समस्याएं शामिल हो जाती हैं। प्रदेश में नकल माफियाओं का दबदबा किस तरीके से था, या फिर लैंड माफिया जिस तरीके से हावी हो रहे हैं, लोगों की जमीनें जा रही हैं, और या फिर शराब माफियाओं का बोलबाला कितना रहता है। अगर यही लोग कम हो जाए, यही अपराध जो है कम हो जाए, तो प्रदेश में आधे अपराध तो वैसे ही कम हो जाएंगे। यही मूल समस्याएं हैं प्रदेश की, और उन्हीं चीजों को लेकर उनका बयान सामने आया। यानी देखिए, दिखावे के, कहते हैं ना कि दिखावे के दांत और खाने के दांत और, वैसी वाली तस्वीर नजर आई कि दिखाने को तो अपराध मुक्त कहने के हम प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन अपराध अभी भी चरम पर है, क्योंकि खुद पुलिस के अधिकारी जो है वो कह रहे हैं इस बात को। अनम्यूट कर लीजिए साहब। गरिमा जी देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि ये आज का विषय नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है जब से प्रदेश बना है। हाँ। क्योंकि शुरुआती में थोड़ा झील नहीं, मैं एक चीज के बहुत उसके ये तारीफ नहीं करता है, उसका मैं बहुत समर्थक नहीं हूँ, वो है मित्र पुलिस। मित्र पुलिस कोई मित्र पुलिस नहीं होती, पुलिस होती है, खाकी होती है, और खाकी का खौफ रहना चाहिए हरदम। अपराधी तब भागता है, खाकी का खौफ आया तो उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग, लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, अगला 10 वर्ष उत्तराखंड का होगा, और वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के बाद उनके और उनके तमाम अधिकारियों के कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जबकि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री जी अगले 10 दिन में, 8 दिन में इन्वेस्टर समिट में आने वाले हैं। ये बयान यही नहीं जाएगा, ये बयान पूरे देश में जाएगा। ये आम आदमी इस बयान को नहीं सुनता है, ना उसको कोई इंटरेस्ट है। ये बयान बड़े बड़े लोगों के, इन्वेस्टर्स के, वो लोग सुनते हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं। ये विश्वास दिलवाना, ये अब मुख्यमंत्री जी और जो तमाम अधिकारी हैं जो उससे संबंधित हैं इन्वेस्टर समिट से, ये उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि वर्तमान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिल रहा है उत्तराखंड को, लगातार उनकी नजर है, चाहे कोई भी कार्य हो उसमें वो लगातार अपना नजर गाड़े में, तो इस तरफ भी पूरी उनकी जो कोशिश होगी कि अपराध को मुक्त करा जाए। और अगर ये बहुत सॉफ्ट स्टेट है, ये इसका जो मैक्सिमम पार्ट जो पहाड़ का है वो बहुत सॉफ्ट है। मैं अभी भी पहाड़ पे हूँ, लोग बहुत सरल हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जमीन माफिया ऐसा नहीं है कि भू माफिया नहीं है, और हरदम रहा है। आज अगर कोई कहे कि वर्तमान में आया, नहीं, तो वर्षों से चल रहा है, 10-15 साल से चल रहा है, और ये हर जगह होता है, ये हर स्टेट में होता है। नई क्रिएशन हुई, थोड़ा हम लोग शायद शुरू में ढीले पड़ गए, हम लोगों को लगा कि सब ठीक है, हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे मैनेज। लेकिन जो माफिया होता है वो बहुत तेजी से चलता है, वो आम जनमानस की और अधिकारियों की सोच से तेजी से चलता है। तो गठजोड़ होंगे, उन गठजोड़ों को तोड़ने की जिम्मेदारी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी और उनके अधिकारियों के ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो इन्वेस्टर समिट है उसमें बिल्कुल देखिए, आपने जो एंगल इस चीज का, इस बयान का निकाला ना, वो भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बड़े असर और इन सब चीजों का बड़ा असर जो है वो पड़ता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है। शिषपाल जी कुछ कह रहे थे। शिषपाल जी।
देखिए गरिमा जी, हाँ। जो हम कह रहे थे कि प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए, वो हम इसलिए कह रहे थे कि आप 21-22 का आंकड़ा उठा लीजिए, वो आरटीआई में भी मिला है और वो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि 872 जो है रेप के केस हुए हैं 21-22 में, आप बताइए। और 23-24 की रिपोर्ट अभी आएगी। हत्या और अपहरण की घटनाएं तो आम हो गई हैं। डकैती जब रिलायंस के शोरूम में पड़ सकती तो आम छोटे मोटे व्यापारियों की तो आप क्या ही बात कर सकते हैं। सब लोग जो है आशंका में है, सब लोग जो है डरे सहमे हुए हैं। और आम आदमी का तो अब जो है रोड पे चलना भी दुभर हो गया है। नशा कारोबारियों का तो हाल ये है कि कोई कॉलेज ऐसा नहीं जो नशे के कारोबारियों की गिरफ्त में नहीं हो। और अभी जो है उधम सिंह नगर के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा जी 15 दिन पहले ही जो है कह रहे थे कि जो है यहाँ पर चप्पे चप्पे पर खुलेआम शराब बेची जा रही है, हर घर में जो है शराब माफिया का राज है। उन्होंने एक अधिकारी का नाम भी लिया, वो वही अधिकारी थे जो हरिद्वार में तब पोस्टेड थे जब जो है पंचायत चुनाव के दौरान वहां जो है आपने देखा कि जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हो गई थी। और इससे पहले देहरादून के जो है आपने देखा कि यहाँ भी इसी प्रकार का जो है शराब कांड हुआ। तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन आप बताइए कि अभिनव कुमार जी के पहले से ही मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं, बहुत से उनके पास विभाग है, तो इन चुनौतियों से पूर्णकालिक डीजीपी ही निपट सकता है। ठीक है, यानी ये भी एक बड़ी समस्या है। पूर्णकालिक डीजीपी की जो है नियुक्ति करती तो ज्यादा अच्छा होता। अभिनव कुमार जी भी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन मैं हमारा सरकार से यही कि भाई इनको फ्री हैंड किया जाए और पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में आपको जिसे भी बनाना है नियुक्त करें, क्योंकि कानून व्यवस्था। ठीक है, और देखिए जिस तरीके से दावे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है सब ठीक है, लेकिन अगर पुलिस के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं है, तो कम से कम उस वक्त पर तो पूर्णकालिक डीजीपी की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, हमारी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा, वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, सवालों के बीच में राज्य के डीजीपी रिटायर हुए, लेकिन रिटायर होते होते उनका ये बड़ा बयान प्रदेश में हलचल बढ़ा गया है। एक तरफ विपक्षी जो बातें कर रहे थे उनकी बातों को हवा दे गया, तो वहीं सरकार के दावों को हवाई साबित कर गया है। अब सच क्या है ये तो खैर प्रदेश की जनता या प्रदेश के लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।